Dr. Harish, you can unmute yourself. Hello, good evening. Am I audible? Yes, you are audible. Okay, thank you. Right. So, I welcome all of you. I think there would be few more people joining us. And today the topic of discussion is about COVID-19. I think that my voice is echoing, right? Right. So again, we had a discussion 2 days back, and wherein where हमने डिस्कस किया था कि कोविड-19 जो अब इस बार आया है, नया स्ट्रेन आया है, कितना विरुलेंट है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर केसेस कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आज हमारे पैनल पे हैं डॉक्टर हरीश चौधरी, ही इज अ पीडियाट्रिशियन, ही इज वर्किंग इन महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल द्वारका एंड ही हैज हिज ओन क्लिनिक इन द्वारका. And we have Dr. Geetu Gupta, who is a senior consultant nutritionist in Kalparik Super Specialty Center, Dwarka. And we have Vinny Kantru, Dr. Vinny Kantru. She is a pulmonologist in Apollo Hospital. She'll be joining us at 8 p.m. So, first of all, maybe we can, start off with our questions for Dr. Harish. Dr. Harish, first of all, we would all like to know that last year जो COVID-19 हुआ था, उसमें बच्चे affect नहीं हो रहे थे. इस बार जो हमारा कोविड-19 में हम देख रहे हैं कि बच्चों में भी काफ़ी सारे सिम्पटम्स आ रहे हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है कि बच्चों को इस समय जो कोविड-19 के सिम्पटम्स हैं, वो कितने सीवियर हैं, वो क्या-क्या आ रहे हैं? और उनके लिए हम मतलब प्रिवेंशन के लिए और मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आप सिम्पटम्स पे शायद थोड़ी Right. Very good evening to all. First of all, I would like to say that the most common symptoms, I will give answer step by step. The most common symptom these days is abdominal symptoms, which are vomiting, diarrhea, पेट खराब होना, पेट में दर्द होना, लूज मोशंस होना, वॉमिटिंग होना, बच्चे के सर में दर्द होना, fever होना. These are more common symptoms than cough and cold in this recent strain. But yes, cough and cold is also very common, but less common than diarrhea. This is the change which we are seeing from the last year. And probably this is related to the mutation of the strains which has happened in India. And because of the rampant transmission, we have given chance for mutation. तो थोड़ा सा इतना ज़्यादा फैला है कि म्यूटेशन होने के चांसेस हुए हैं. अब ये डायरिया ज़्यादा कर रहा है बच्चों. राइट. एंड उसमें जो जैसे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर केसेस हैं, सो हाउ डू वी डिफरेंशिएट और बच्चों में कितने सीवियरिटी से आ रहा है? जी, mild, moderate, severe differentiation is almost similar to adults. जो बच्चों में सिम्टम्स आ रहे हैं डायरिया, दे आर जनरली माइल्ड सिम्टम्स. तो बच्चों में डायरिया हो रहा है, यू रिप्लेस, गिव सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट. जैसे डायरिया है तो फ्लूइड रिप्लेस करना, बच्चे को जिंक देना, और विद टाइम इट विल गो ऑफ. बट प्लीज गेट चाइल्ड टेस्टेड फॉर कोविड फॉर एवरी डायरिया एंड एब्डोमिनल सिम्टम. बच्चे का टेस्टिंग कराना, फैमिली की टेस्टिंग कराना. पहले था कि घर में एक या दो ही बीमार होते थे, अब पूरी की पूरी फैमिली बीमार हो रही है. अगर बच्चे को है तो बाकी लोगों का भी निकल जाता है. इवन पेरेंट्स आर एसिम्प्टोमेटिक, बट उनको भी प्रॉब्लम होती है, अचानक पता चलता है. Okay. They come under stress. Please do not come under stress. कोविड काफी है, बट मोस्ट ऑफ द कोविड आर माइल्ड, वेरी माइल्ड. पता ही नहीं चल रहा कि बच्चों को पेट में दर्द हो रहा है और कोविड है, दैट्स इट. वॉमिटिंग है, एक दो दिन वॉमिटिंग रहा, कोविड है, दैट्स इट. उसके बाद बच्चा ठीक हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है. कोई ज्यादा मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है. ओआरएस पिया, वॉमिटिंग की दवा लिया, अगर दोनों हो थोड़ा एंटासिड दे दिया, बच्चा ठीक हो जाता है. जी जी जी. कोई मल्टीविटामिन या सप्लीमेंट्स भी देने हैं बच्चों को साथ में? देखिए, एवरी डायरिया केसेस में हम लोग जिंक देते हैं इंडिया में. तो जिंक इज अ वेरी गुड इम्यून मॉड्यूलेटर, बहुत अच्छा सा इम्यूनिटी बूस्टअप करता है बच्चे का. तो जिंक देते हैं. विटामिन डी सप्लीमेंटेशन हम लोग रूटीनली अंडर ईयर 1 ईयर देते हैं, which is again a very good immune booster. It has very good anti-inflammatory properties. ये वायरस को बॉडी में एंट्री करने से भी थ्रू वेरियस मैकेनिज्म्स रोकता है. तो विटामिन डेली सप्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन किड्स who are less than 1 year, specifically who are very prone to develop severe diseases. तो लेस देन 1 ईयर वाले बच्चे सीवियर डिजीजेस कैटेगरी में कभी-कभी चले जाते हैं. ओके. तो इनमें सप्लीमेंटेशन, न्यूट्रिशन का बहुत ज्यादा रोल होता है टू प्रिवेंट डिजीजेस. अच्छा. राइट. और मॉडरेट सीवियर जो सिम्टम्स को जो सीवियरिटी होती है,
वो माइल्ड होती है, सीवियर होती है, क्रिटिकल होती है। एसिम्प्टोमेटिक होते हैं बच्चे, या तो फिर सिम्टम्स विद, अगर कोई हार्ट डिजीज है बच्चे को, कोई लंग डिजीज है, तो उसको हम लोग स्पेशल कैटेगरी में रखते हैं। जी उसको स्पेशल कैटेगरी में रखते हैं, माइल्ड सिम्टम्स विद कोमोर्बिड कंडीशंस। फिर सीवियर सिम्टम्स होते हैं और क्रिटिकल सिम्टम्स होते हैं। मॉडरेट वाला डिवीजन बच्चों में नहीं रखा जाता है। जी तो अगर कोमॉर्बिड कंडीशन है तो बच्चे को बहुत ही क्लोजली वॉच किया जाता है, इवन हॉस्पिटलाइज भी कर सकते हैं बच्चे को। अगर बच्चे की कोई हार्ट डिजीज है, लंग डिजीज है, कोई क्रॉनिक इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट है बच्चे का, तो या कोई कैंसर पेशेंट है बच्चा, तो उस कंडीशन में बच्चे को हॉस्पिटलाइज भी कर सकते हैं। जी। और सीवियर डिजीजेस में है कि बच्चे को जब सैचुरेशन कम हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बच्चा खा नहीं पा रहा है, बच्चा ज्यादा देर खेल नहीं पा रहा है, बच्चे की इरिटेबिलिटी हो रही है, बच्चा ठीक से आपकी बातों का जवाब नहीं पा रहा है, तो वो चीजें आप बच्चे के सीवियर सिम्टम्स में चली जाती है बच्चे की। वो बच्चे की जरूरी है कि बहुत खांसी हो रही है बच्चे का, बच्चे की सांस फूल रही है, बहुत नहीं खांस रहा है बच्चा, यू चेक द सैचुरेशन। कभी कभी बच्चे अपना फिंगर स्टेबल नहीं करते हैं तो सैचुरेशन क्लियरली नहीं आता है, तो पर बच्चे के बाकी सिम्टम्स के बच्चा खा नहीं रहा है, बच्चा ठीक से बात नहीं कर रहा है, खेल नहीं रहा है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, जैसे लेस देन 1 ईयर बच्चे बहुत इरिटेबल होंगे, दूध नहीं पी रहे होंगे, तो उस समय बच्चे का ठीक से चेकअप कराना, डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी हो जाता है। बट अगर पॉसिबल हो तो सैचुरेशन जरूर चेक करें बच्चे का। जी जी इसमें एक सवाल और पूछना है, बच्चे जो हैं चाहे उनको पेट के सिम्टम्स है, क्या उनको खांसी नहीं भी है, क्या वो दूसरों को ट्रांसमिट कर सकते हैं? यस, देखिए ट्रांसमिट खांसी नहीं भी है तो बच्चों से ट्रांसमिट होना, देखिए बच्चे को ये वायरस आया कहाँ से? बच्चे को जनरली ये वायरस हवा से आया है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से आया है, या घर में किसी को है, जनरली घर में किसी को होता है उससे मिला है। तो वो बच्चा पहले इन्फेक्ट कहाँ करेगा? तो बच्चे की एयरवेज में इन्फेक्ट करेगा, जैसे नाक में करेगा, गले में करेगा, फिर नीचे जाएगा। उसके थ्रू बच्चा जब ये थूक पीता है या कुछ करता है तो वो इंटेस्टाइन, पेट में जाके, इंटेस्टाइन में जाके वहां सिम्टम्स पैदा करता है। पर वही बच्चा जब ये बोलेगा या छींकेगा या बात करेगा तो उसके मुंह से जो आपके सलाइवा के पार्टिकल्स निकलते हैं वो दूसरों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। बट अगर डायरिया में भी वायरस मिलता है स्टूल में, बट उससे इन्फेक्शन अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है। अच्छा, राइट। सो बेसिकली जनरल प्रिकॉशंस जो हमें रखनी है, मास्क हमें बच्चे को फिर भी पहना के रखना है, राइट? बिल्कुल, घर में मास्क पहनाना बच्चे को बहुत जरूरी है, और बच्चे का ध्यान दादा दादी नहीं रखेंगे, बच्चे का ध्यान केवल मम्मी पापा रखेंगे, यंग लोग रखेंगे बच्चे का। दादा दादी के पास बच्चा ध्यान रखने के लिए मत दीजिए, दादा दादी ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं, इवन आफ्टर वैक्सीनेशन। अगर आपके दादा दादी को वैक्सीनेशन लगा है तो भी मत दीजिए। राइट। तो हम जिंक का इस्तेमाल करें और डायरिया को मतलब रिहाइड्रेशन की जो थेरेपीज हैं ओआरएस वगैरह से मैनेज करें। एंटीबायोटिक्स तो नहीं देनी है कोई भी? नहीं, एंटीबायोटिक्स का कोई रोल होता ही नहीं है। इनफैक्ट एंटीबायोटिक्स कभी कभी आपके डिजीज को बढ़ा देता है, आपकी इम्यूनिटी को खराब कर देगा। आपकी डिजीज जो अंदर बॉडी में जो अच्छे बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी के लड़ने में मदद कर रहे हैं उनको भी घर में घूम रहे, वो बेचारा अलग कमरे में ऐसे ही हो रहा है। कोई और का भी बता रहे थे ना कि उसको अलग कर दी। वो बेचारा इतना इरिटेट हो गया। मेरे को नहीं है फिर भी जी 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 तो बच्चे राइट एक्चुअली वैक्सीनेशन तो नहीं कर सकते हैं बच्चों का, अभी कोई अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं है, तो और कोई चीज जो आप बोलेंगे बच्चों के लिए प्रिकॉशन के लिए कि मतलब दे शुड नॉट मिक्स अप विद अदर चिल्ड्रन, और लाइक व्हाट प्रिकॉशन शुड दे टेक, या अभी कोई सोशल? बिल्कुल, अब इस बच्चे को देखिए अभी सोशल इंटरेक्शंस अवॉइड करिए जब तक ये पीक चल रहा है जी, और डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए जब तक कि पूरी पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं हो जाए या हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ जाए। जब हम लोग कहें कि ट्रांसमिशन बहुत कम हो गया तब तक बच्चों से इंटरेक्शन, बच्चों का बड़ों बाहर के लोगों से इंटरेक्शन अवॉइड ही करें। जी जी यू नेवर नो कि बच्चे को मिल जाए और कब वो बच्चा, कोई भी बच्चा सीरियस हो सकता है या घर में फैला सकता है। जी बच्चों को आपने देखा है बीच में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है क्या किसी बच्चे को? बीच में कुछ बच्चे हैं ऐसे या फिर ज्यादातर माइल्डली आ रहे हैं? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उसी बच्चे को पड़ी थी जिनको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम थी, जैसे कि एस्थमेटिक बच्चे थे। अच्छा,
हाँ, जिनको लंग प्रॉब्लम थी, अगर उनको वायरल हुआ था तो उनकी एस्थमा जो था एक्यूटली फ्लेयर अप हो गया था, ज्यादा बढ़ गया था। तो अच्छा। उनमें उसी प्रॉब्लम की वजह से ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ी और वायरस ने उसको ट्रिगर कर दिया। तो वो कोई भी वायरस ट्रिगर कर सकता है, इन्फ्लुएंजा भी कर सकता है, कोरोना भी कर सकता है। जी जी। वैसे बच्चों में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ी है। सीधा कोरोना से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नॉर्मल बच्चों में अभी तक बहुत ज्यादा नहीं देखी गई है। जी जी। कोई स्पेशल डाइट है? एक हमारे ऑडियंस में से मिस दिव्या हैं, वो पूछना चाह रही है कोई स्पेशल डाइट है जो हमें बच्चों को देनी है कि राइस देने हैं या खिचड़ी देनी है, कुछ इजी टू डाइजेस्ट फूड्स दैट वी कैन गिव ड्यूरिंग दीज एपिसोड्स? यस, देखिए बच्चों के न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन में प्रोटीन होना चाहिए, जैसे दाल हुआ, अंडा हुआ, दूध हुआ। अब बाकी एनर्जी के लिए आप चावल दे रहे हैं, उसमें फैट जरूर ऐड करें, घी डालें, तेल डालें, ऑलिव ऑयल डालें, वो जरूरी है। प्लस फ्रूट्स जरूर खिलाएं बच्चे को। खांसी में भी केला खिला सकते हैं, बच्चे को केला दीजिए, पपीता दीजिए, फ्रूट्स दीजिए। उससे बच्चे को बाकी चीजें मिलेंगी, विटामिन मिलेंगे, न्यूट्रिशन मिलेगा। बच्चे को वेजिटेबल्स खिलाइए, वेजिटेबल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं बच्चे के इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में। तो बच्चे के 50% डाइट जो होती है नॉर्मल बच्चे की, अदर देन मिल्क में, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होती है, जो आपके बहुत कुछ प्रोवाइड करती हैं। तो केवल खिचड़ी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, सब्जियां और फल भी खिलाना उतना ही जरूरी है बच्चों के। राइट राइट। थैंक यू डॉक्टर हरीश, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारी चीज़ें जो हमारे मन में शंकाएं थी, जो कंफ्यूजन थी कि बच्चों को अब इस बार कोविड हो रहा है जो लास्ट ईयर नहीं हो रहा था, और आपने क्वेश्चंस भी हमारे रिजॉल्व कर दिए। थैंक यू सो मच एंड यू हैव टेकन योर टाइम ऑफ फ्रॉम योर ओपीडी। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू। वेलकम मैम, थैंक यू, थैंक यू। I think Dr. Geetu is here. Dr. Geetu, are you here? Please unmute yourself. Yeah, hi. Unmute and please switch on your video. Are you there? I cannot see. Yeah, I'm here. Right. Yeah. Can you hear me? Yes, I can. So, welcome aboard, Dr. Geetu. And Dr. Geetu is a senior nutritionist, and she's been trained in lactation counseling, and she's been trained in diabetes management, and she's also a trained nutritionist in various diets, intermittent fasting, ketogenic diet, and other types of diet. Today, she's going to shed a light on how to improve immunity in this टर्बुलेंट टाइम। इतना परेशानी वाला समय है, डायबिटिक पेशेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, घर में बड़े और बूढ़े भी हैं जिनको कोई ना कोई बीमारी भी है। अब इम्यूनिटी के लिए हमें क्या एक्स्ट्रा करना है कि हमें इस इन्फेक्शन से, इस खतरनाक इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिले, और हमें क्या खाना चाहिए प्रिवेंशन के लिए और क्या खाना चाहिए अगर हमें कोविड हो जाए। डॉक्टर गीतू, आई जस्ट हैंड इट ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू डॉक्टर श्वेता। सो हेलो गाइस, आजकल का सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे बड़ा डिलेमा सभी को यही है कि हमें क्या खाना चाहिए, और एवरीबडी इज गूगलिंग, एवरीबडी इज लाइक कि एक दूसरे से पूछ रहे हैं, और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अपनी एडवाइस दे रहे हैं और लोग मान भी रहे हैं, विच इज नॉट इट्स नॉट सुटेबल फॉर एवरीवन। कि अगर आज मैं हूँ कह रहे हैं कि बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स खाने चाहिए, राइट, एंड पीपल आर प्रोक्योरिंग बहुत सारी, मतलब कि दे आर टेकिंग ब्लूबेरीज ले रहे हैं या रसबेरीज ले रहे हैं, क्योंकि इंडिया में तो इतनी ज्यादा फ्रेश नहीं है। और कहीं पर भी आप उठाकर देखो, गूगल देख रहे हो या कोई और भी देख रहे हो, तो उसमें सबसे पहले यही नाम आते हैं कि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं या स्पाइसेस में है। मेरा उनको यही कहना है, दे आर राइट कि हाँ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बट इट्स नॉट सुटेबल फॉर एवरीवन। जैसे एक पेशेंट आया, ही वाज डायबिटिक, ठीक है, और अब वो ब्लूबेरीज जो प्रिजर्व्ड है वो खाएं जिसके अंदर चीनी होती है, तो उनके शुगर लेवल्स बढ़ेंगे। तो हम अपनी इम्यूनिटी को अच्छा ना कर कर हम उसको और खराब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट होंगे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कि हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, फॉर द किड्स ऑल्सो एज वेल एज फॉर द एल्डर्स, हमें एक सही मात्रा में और सही खाना खाने की जरूरत है, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये दो चीजें हैं जो हमारे आज के खाने में बहुत कम हो गई हैं। क्यों? क्योंकि हमारी फूड की एसेसिबिलिटी, फूड्स की वैरायटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
लोग बर्गर है, पिज्जाज हैं, या फिर सिंपल अगर बात करते हैं कि अगर गूगल आज के टाइम में कर रहे हैं तो सिंपल कार्ब्स किससे मिलते हैं, तो ग्रेन्स और ग्रेन्स से या फिर सीरियल से मिल रहे हैं मैक्सिमम. सो इन दिस टाइम व्हाट वी रिकमेंड टू एवरीवन, ईट दोस फॉर द एनर्जी थिंग, कि आपको इंस्टेंट एनर्जी के लिए आपको ग्रेन्स चाहिए, आपको सीरियल्स चाहिए, आपको पल्सेस चाहिए, बट for antioxidants we really need to add good amount of fruits and vegetables. Now question comes, कईयों को fruits अच्छे नहीं लगते, कई लोग vegetables नहीं खा पाते हैं, तो हम उसको कैसे खाएं? Now that इसका मैं स्पेशली ये बताना चाहती हूँ, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम बच्चों को खिचड़ी देते हैं, हम उसको वेजिटेबल खिचड़ी बना सकते हैं. अगर उनको समझ नहीं आ रहा है या फिर बच्चों को लग रहा है कि वेजिटेबल्स दिख रही है, तो हम ग्राइंड करके डाल सकते हैं बिना सीव करे, वो कर सकते हैं. हम जैसे दाल बनाने, दाल के अंदर कोई वेजिटेबल डाल सकते हैं, जैसे दाल चने और घिया की दाल हो गई, दाल पालक हो गया, ऑल दैट स्टफ वी कैन डू. इसके अलावा जो हम ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, हम जनरली ये कहते हैं कि उसके अंदर ना कार्बोहाइड्रेट्स कम होने चाहिए और वो कलरफुल होना चाहिए. जैसे हम उपमा खाया या पोहा खाया या हमने पराठा ही खाया, ठीक है, सो उसके अंदर जो स्टफिंग है, जो वेजिटेबल्स की अमाउंट है, वो दैट हैज टू बी 40 to 50%. जनरली कई बार क्या होता है, शुरू में बच्चों को या बड़ों को ऐसा लगेगा कि हम इतनी सारी वेजिटेबल्स क्यों खा रहे हैं, या हमारा टेस्ट नहीं है. तो एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम आई यूजुअली रिकमेंड कि आप थोड़ा थोड़ा खाते रहो, जिससे कि आपकी जो टेस्ट बड्स है वो डेवलप हो जाए उस चीज के लिए. स्टिल आपको लग रहा है, कई लोगों को देखने से प्रॉब्लम होती है कि वेजिटेबल देखी भी नहीं जाती, तो जैसे मैंने कहा, आप ग्राइंड करके डाल सकते हो, आप ग्रेट करके डाल सकते हो, that you can easily do. Now comes ki how to incorporate, and salads are the other options if they wanted to add कि बड़े लोग हैं, खा नहीं सकते हैं, चबाने में दिक्कत है, या किसी और में तो ग्रेट करके खा सकते हैं, नहीं तो दही में डाल के उसका रायता बना सकते हो आप लोग, so that we can easily incorporate at least हम 2 to 3 servings तो इजिली इनकोऑपरेट अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं वेजिटेबल्स की, जिसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. आजकल हर कोई यही पूछ रहा होता है किसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं. सो यस, कलरफुल वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं. जितना आप कलरफुल खाओगे उतने ज्यादा आपको ज़ैंथोफिल्स मिलेंगे, उतने ज्यादा आपको कैरोटीनॉइड्स मिलेंगे, द ल्यूटेन विच इज अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, वो मिलेगा आपको. इसके अलावा जब हम बात करते हैं फ्रूट्स, नाउ द फ्रूट्स का मैंगोज आ रहे हैं, ठीक है, स्ट्रॉबेरीज आ रही हैं. अगर ऐसे नहीं खाई जाती, आप उनको इन्फ्यूज कर दो 2-3 घंटे के लिए, मेक अ डिटॉक्स वाटर जिससे एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें आ जाए, एंड देन यू कैन एंजॉय थ्रू आउट अ डे. नाउ द थिंग कम्स विद द पीपल हु हैज अ कोविड. वो कहते हैं कि हम ठंडा कैसे खाएं या कुछ करें. वी जनरली से कि ठंडा खाने की जरूरत नहीं है. जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बनाना से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम भी कहते हैं कि ठंडे से एज सच कोई दिक्कत नहीं है, अनलेस अंटिल यू हैव अ कंजेशन. आप नॉर्मल टेम्परेचर पे खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज के लिए. फ्रिज से निकला हुआ नहीं होना चाहिए. टॉकिंग अबाउट द कर्ड विच इज अ गुड प्रोबायोटिक ऑल्सो, उसमें भी यही है कि आपका दही जो है वो बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन इजिली हैव, दैट इज ऑल्सो अगेन नॉट अ प्रॉब्लम. फ्रूट्स की मैं बात कर रही थी. वन थिंग इज हाउ दे कैन हैव एंटीऑक्सीडेंट्स थ्रू फ्रूट इज अ डिटॉक्स वाटर. बहुत सारे डिटॉक्स वाटर की रेसिपीज अवेलेबल है, मैंगो स्ट्रॉबेरीज की अवेलेबल है, एप्पल सिनेमन की अवेलेबल है. आप उनको इन्फ्यूज करके रख सकते हो और थ्रू आउट उसका पानी, नॉर्मल पानी की बजाय आप ये पानी पी सकते हो. जनरली हमें कहते हैं जब हम इन्फ्यूज करते हैं तो वो पानी 24 आवर्स तक होता है, एंड देन यू हैव टू री इन्फ्यूज, एंड देन यू हैव टू थ्रो दैट fruits. You just have to take a water and you can refill thrice, not more than that. That is the one option of eating. Second option, people like eating drinking smoothies or shakes. जो वेट कॉन्शियस हैं वो स्मूदीज पी सकते हैं, फ्रूट स्मूदीज ले सकते हैं. जो वेट कॉन्शियस नहीं है, बच्चों को देना है, दे कैन हैव फ्रूट शेक्स एंड ऑल. सीजन है अब तो आप आराम से ले सकते हैं. जनरली उसमें मैं कहती हूँ आप रेजन्स और डेट्स, इंस्टेड ऑफ शुगर एड रेजन्स एंड डेट्स, और डेट्स बेसिकली, बट नॉट फॉर द डायबिटीज. फॉर द डायबिटीज आई जनरली रिकमेंड कि आपका फ्रूट हो और दही हो या दूध हो, दैट इज देयर मैक्सिमम. अपार्ट फ्रॉम दिस, इन बिटवीन जो हमारी स्नैकिंग है, जैसे मैंने फर्स्ट उसमें भी बताया था, कोशिश करें हम उस टाइम पे फ्रूट खाएं. फ्रूट, आप जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, दे कैन ऐड बिट ऑफ अ सॉल्ट. जिनका हाई रहता है वो विदाउट सॉल्ट खाएं. सो दीज आर द ऑप्शंस व्हिच वी कैन इजीली incorporate in a day to day regime, apart from the what we are eating, roti dal sabzi खा सकते हैं. जब हम एनर्जी की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वेजिटेबल्स में भी होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स फ्रूट्स में भी हो सकते हैं, जो हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करता है.
The next thing comes कि अब कैटेगराइज लोग चाहते हैं, एवरीबडी वांट्स कि हम कैटेगराइज करें कि किसमें ज्यादा है किसमें कम है. देखो हर एक की ना एब्जॉर्प्शन रेट होती है, किसी में बहुत ज्यादा है बट वो एब्जॉर्ब पूरा नहीं होता है, किसी में कम है बट वो एब्जॉर्प्शन हो जाती है. सो अल्टीमेटली हमें स्पेशली कोई चीज हम कहें कि आप ये लेकर आओ और ये मत खाओ और ये खाओ, दैट इज नॉट अ राइट आंसर. द पॉइंट इज, द राइट थिंग इज ईट स्पाइसेस. जैसे अब कड़ी पत्ता है या फिर हमारा तेज पत्ता है, हम अजवैन की बात करें, जीरे की बात करें, दैट ऑल्सो हैज एंटीऑक्सीडेंट्स. स्पाइसेस हैज ऑल्सो एंटीऑक्सीडेंट्स. टर्मरिक है, लोग दूध और वो पीने लग जाते हैं, हल्दी पपाई, बिकॉज इट अगेन हैज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें बहुत ज्यादा है, and then it has a disinfectant property also. So we can have whatever we wanted to, but we don't have to go for a particular thing कि हमने यही करना है. जैसे कई लोग हैं सिर्फ हल्दी 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 पूरे दिन में लेते हैं, लोगों को उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, which is also not right. जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, I don't recommend specifically this हल्दी to them. इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, या फिर ये भी अगर खाने हैं आपको, so there is a specific amount. फ्लैक्स सीड्स किसी को भी ब्लोटिंग, गैस्ट्राइटिस और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो उनको recommend नहीं किए जाते हैं, though it's highly fibrous, but still we don't recommend to everyone unless until they have already had it, कि उन्होंने खाया हो और उनको उससे कुछ नहीं हो. तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि सवाल ऐसे आते हैं कि हम डॉक्टर साहब ये भी खा रहे हैं, हम ये भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं. सो हमें वैसी कोई चीज शुरू नहीं करनी है जो हमारी बॉडी ने पहले नहीं ली है. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और स्पाइसेस एक ऐसी, ये तीन ऐसी चीजें जो हम ऑलमोस्ट रोज खा रहे होते हैं और हमारी बॉडी को आदत होती है. तो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दीज थिंग्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, अपार्ट फ्रॉम एनी अदर recommended by. Especially I want to talk about the diabetes. Please take care of yourself. Why? Because in the diabetes they don't feel like eating anything. सिर्फ उनको मीठा चाहिए होता है खाने के लिए. Please उस टाइम पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखें. They can have soups also. They can have simple fruit juices, not proper that fruit juices. They can just grind it in. They just grind the fruit and can't sieve it. Don't sieve it and have a that juice with the pulp if they're not able to have it. So diabetics, especially type 1 and type 2, both of them, उनके लिए जैसे बहुत high carbs नहीं दे सकते. नहीं, so right. still we would need to give them a specific diet. So is there anything special that you would like them to add? So that's the vegetables which they have to add, which is really important, क्योंकि complex carbs होते हैं, हमारे शुगर लेवल्स एकदम से शूट अप नहीं करेंगे और हमारे को बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी देंगे और हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स और विटामिन्स भी हमें उससे मिलेंगे. दैट्स गोना प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू देम. अच्छा, और एनी अदर एंटीऑक्सीडेंट जो फूड है, जो की लिस्ट है, जो बहुत सारी, जैसे गार्लिक होती है, क्लव्स हैं, एस्प्रेसोस हैं, कॉफीज हैं और ग्रीन टीज हैं. सो दैट मैम वी रिकमेंड दोज थिंग्स, लेकिन जब हम ये चीजें सारी रिकमेंड करते हैं, लाइक ग्रीन टी है, जो कॉफीज है, ये सारी चीजें, दिस इज बीन स्पेसिफिक टू एवरीवन. अगर हम डायबिटीज की बात करते हैं, अगर साथ में हाइपरटेंशन है किसी को, सो देन वी कांट रिकमेंड कॉफी बिकॉज अगेन इट क्रिएट्स फ्री रेडिकल्स ऑल्सो. तो हम इसीलिए बहुत ज्यादा वी विल नॉट एबल टू रिकमेंड यूनिवर्सली कि आप लोग, क्योंकि आज अगर हमने रिकमेंड किया कि एवरीबडी कैन, कॉफी के अंदर बहुत ज्यादा है या फिर एस्पेरेगस में बहुत है या केल में है, so then again people started procuring that and they'll start having in a good amount, which is again not good for an individual. So that's why mixed variety, ऐसे तो हम जैसे broccoli है, bell peppers हैं, so these are really good. So what we wanted to tell everyone कि वो आप different and a variety of things you eat, rather than just being emphasizing on one thing. जिसके अंदर ग्रीन टी आप ले सकते हो, बट सारी ग्रीन टी इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि बहुत सारी ग्रीन टी में गार्सिनिया भी होता है, बहुत सारी ग्रीन टी में पेपरमेंट होता है जो हर एक को सूट नहीं करता है. डायबिटीज में जिसमें हनी है वो सूट नहीं करेगा. जिंजर लेमन की आती है, दे कैन हैव दैट आल्सो, दैट इज देयर. सो दैट्स व्हाई आई सेड कि अगर वो घर में खुद डिटॉक्स वाटर फ्रेश बना लेते हैं, सी फ्रेश इज ऑलवेज रिकमेंडेड, कि जितना हम फ्रेश ले पाए और फ्रेश बनाकर खा पाए, उससे ज्यादा अच्छी बात नहीं है. Okay. Any questions anyone would like to ask Dr. Geetu? If there are no questions, then we would move on to Dr. Vineet. She has just joined us.
Thank you, Dr. Geetu. Thank you so much. Thank you. You're welcome. Thank you. Bye-bye. Bye. So, Dr. Vinny, please start your video and unmute yourself, please. Can I see you? Dr. Vinny is a pulmonologist. She's a chest physician with the Apollo Hospital in Delhi, and she's been handling COVID patients for last more than a year now, actually. And she's been handling the ICUs and has seen the most severe of all the cases. And today she would answer all the questions that we have in our mind as per the chest condition of our COVID patients. Dr. Vinny, please start your video. So I cannot see you. I think you're here. So, Dr. Vinny, are you there? So, actually, there are a lot of questions around the vaccines and which vaccine to choose, and vaccine-related complications are also coming. So, first of all, I would like to clear that जितने भी अभी cases आ रहे हैं, and अभी जो हम लोग देख भी रहे हैं, तो जो वैक्सीन जिनको मिल चुकी है फर्स्ट या सेकेंड डोज, उन केसेस की सिवियरिटी जो है वो डेफिनेटली कम है as compared to those who have not received any vaccine. Also, if somebody has already had COVID as of now, मतलब last year हो चुका है और अगर उसको दोबारा हो भी रहा है जो कि पॉसिबल है, वो उनको जो कोविड हो रहा है दैट्स एक्चुअली हैपनिंग टू अ लेसर एक्सटेंट. Just give me a second, Dr. Vinny. Yeah. So apart from that, I think हमने परसों डिस्कस किया था कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर केसेस जो हैं वो भी आपके लंग्स से रिलेटेड सिम्टम्स की वजह से ही, और यूजुअली जो डायरिया वाले पेशेंट्स हैं वो सिवियरिटी या बहुत ज़्यादा सिवियर नहीं होती. आई थिंक डॉक्टर विनी हैज जॉइंड अगेन. आई रिक्वेस्ट हर टू स्टार्ट द. हाँ, थैंक यू सो मच डॉक्टर विनी. A very warm welcome from all of us, and thank you for taking out the time. So we'll just ask you a few questions. सबसे पहले हम एक दिन पहले हम डिस्कस कर चुके हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, बट फिर भी मन में बड़े सारे सवाल थे. ये सवाल थे कि जो चेस्ट कंडीशंस की वजह से एक तो बड़े सारे पैरामीटर्स हैं. कोई कह रहा है ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करा लो, कोई कहता है सीटी करा लो. एक्चुअली बेड्स ना होने की वजह से पेशेंट्स आर काइंड ऑफ लेफ्ट और ऑन देयर ओन. अब उसकी वजह से सारे डिसीजंस भी वो अपने आप ही ले जा रहे हैं. आधे टाइम वो फिजिशियन को कॉन्टैक्ट कर पा रहे हैं या बिल्कुल बेयर मिनिमम लेवल पे काम हो रहा है. सो आई वुड आस्क योर सजेशंस कि उनको किस समय सीटी कराना है, और जो सीटी और आरटीपीसीआर की जो रिपोर्ट्स आती है उसमें कोरैड्स हैं या उसमें सीटी वैल्यू है, उस पर उनको कितना एक्ट करना है, उसको कितनी अहमियत देनी है या नहीं देनी है. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हेयर. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये एक कोविड-19 के बारे में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं. जल्दी से सवालों के जवाब देना चाहूँगी. जो सीवियरिटी लेवल हम डिसाइड करते हैं, अगर हम घर पे हैं, हमारे पास कोई भी मीन्स नहीं है, कोई टेस्टिंग नहीं है, सीटी स्कैनिंग नहीं है, लेकिन एक छोटा सा पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो सबके पास होता है. और पल्स ऑक्सीमीटर सब लोगों ने पिछली वेव में ही ले रखे थे. अगर इस पे आपकी सैचुरेशन जो है वो 90 से कम आती है तो दैट मीन्स कि आपकी डिजीज मोस्ट लाइकली है. अब ये वन ऑफ रीडिंग नहीं है कि एक बार आपकी सैचुरेशन 90 के नीचे आई और आप पैनिक कर गए. ये सारी, सो दिस शुड बी अ वरिंग फैक्टर. एक तो ये है. दूसरी चीज ये कि अगर आपको सामने दिख रहा है जो कि बंदा आपके घर में अनवेल है, तो विजिबली अगर
वो ब्रेथलेस है, उनकी सांस फूल रही है, सांस टूट रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उनके लिप्स जो हैं वो ब्लू हो गए हैं, उनके हाथ ब्लू हो रहे हैं, उनकी टंग ब्लू हो रही है। यदि आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर भी नहीं है तो ये एक इंडिकेशन है कि ऑक्सीजन लेवल्स जो इन लोगों की है जिनकी जो टंग है वो ब्लू हो गई है, ये क्रिटिकली लो है। तो ऐसे लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन इन द इमीडिएट पीरियड नहीं मिल पा रहा है तो बेयर मिनिमम जो आप कर सकते हैं कि आप ऐसे लोगों को अपने पेट के बल सोने के लिए बोलिए, जिसको अवेक प्रोनिंग प्रोटोकॉल कहा जाता है। जब भी ARDS नाम की बीमारी हमारे लंग में घुसती है, यानी कि ऑक्सीजनेशन में प्रॉब्लम होती है, तो ये अवेक प्रोनिंग यहाँ पे हेल्प करती है। इससे थोड़ा बहुत आपकी जो ऑक्सीजनेशन है उसमें फायदा होगा। इन द मीन टाइम आपको पैनिक नहीं करना है, और जो बाहर जाएंगे इनके लिए ऑक्सीजन अरेंज करने के लिए, उन्हें ये ट्राई करना चाहिए कि इन्हें ऑक्सीजन लगा दिया जाए। अगर कहीं भी बेड नहीं मिल पा रहा है तो इन्हें जो है किसी डॉक्टर को दिखवाइए, और इनके लिए एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट जो कि इमीडिएटली स्टीरॉइड्स के फॉर्म में हो सकता है, इन्हें चालू करा दीजिए। कई लोग ये करके भी, बेयर मिनिमम करके भी बेटर हो सकते हैं। दूसरी बात आई मॉडरेट केसेस की। मॉडरेट जो केसेस हैं वो उनकी सैचुरेशन 90 से लेके 94 तक होती है, यानी कि 90 से लेके 94 तक जब आपकी सैचुरेशन है तो आप इतने ब्रेथलेस नहीं हो सकते, स्पेशली अगर आप यंग हैं तो। लेकिन ये एक वरीइंग फैक्टर है और आपको अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए कि एक्स्ट्रा आपको कोई दवा की जरूरत तो नहीं है, विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्टेरॉइड्स। तो इस जगह पे स्टेरॉइड्स का रोल है। दूसरी चीज, अगर कोई एल्डरली है और उनकी काफी सारी कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे कई लोगों को डायबिटीज होता है, 45 से जो ऊपर होते हैं, कई लोगों को ये भी नहीं पता होता कि उनके शुगर्स काफी बढ़े हुए हैं, और फिर बाद में पता चलता है कि हमारे तो शुगर्स बढ़े हुए हैं, हमें डायबिटीज है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, किडनी की बीमारी, ट्रांसप्लांट स्टेटस, जिन लोगों का ट्रांसप्लांट हुआ है, ये लोग कुछ ससेप्टेबल पॉपुलेशन है जिनमें कि कोविड-19 काफी सीवियर तरीके से आपके लंग को ग्रस्त कर सकता है। तो ऐसे लोगों को अपने हेल्थ केयर वर्कर से जो भी अवेलेबल हो पाए उनसे बात करनी चाहिए, अपने डॉक्टर से, और सलाह लेनी चाहिए कि फर्दर क्या करना चाहिए। यहाँ हम CT स्कैनिंग का रोल मानते हैं, क्योंकि अगर कोई ज्यादा जिसकी ऑक्सीजन लेवल्स कम नहीं है लेकिन कोमॉर्बिडिटीज बहुत ज्यादा हाई हैं और उनके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स काफ़ी बड़े हुए हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो CRP है या फिर D डाइमर लेवल्स है, तो ये थोड़ी एक चिंताजनक बात हो सकती है, जहाँ पे कि CT की सीवेरिटी की स्कोरिंग पे हम ये डिसाइड करते हैं कि किस इंसान को ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और किसको नहीं है। रहा सवाल माइल्ड केसेस का, माइल्ड केसेस ऐसे होते हैं जिनको कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन की और एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इन्हें अपनी अच्छी हाइड्रेशन बनाए रखनी चाहिए, अपने कमरे में चलते फिरते रहना चाहिए, ताकि इनकी जो कोविड की प्रवृत्ति होती है क्लॉटिंग क्रिएट करने की बॉडी में, वो ना हो, हाइड्रेशन से भी और चलने फिरने से भी। इसके अलावा पैरासीटामोल, खांसी की दवा, या फिर जो इन्हें थोड़ी सी सांस में यहाँ पे अकड़न लगती है, विच कैन बी ड्यू टू द हाइपर रिएक्टिव एयरवे जिसे हम कहते हैं, किसी भी वायरल इन्फेक्शन के बाद ये हो सकता है, ताकि आपकी जो सांस लेने की नली है वो कई बार सिकुड़ जाती है, तो उसमें हम इनहेलेशनल ब्रोंकोडायलेटर्स का रोल मानते हैं, और माइल्ड केसेस में जो है हम स्टेरॉइड इनहेलर्स कुछ हफ्ते के लिए यूज कर सकते हैं। राइट। somebody is asking कि आप किसी पेशेंट को साइलेंट हाइपोक्सिया के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली कि पेशेंट्स आर अनअवेयर बट देयर सैचुरेशन इज ड्रॉपिंग एंड दे आर अदरवाइज हैप्पी हाइपोक्सिया, तो उसके बारे में मैं जानना चाह रही हूँ कि उसके बारे में हमें कितना सतर्क होना है। जी, द रीजन डॉक्टर्स टेल यू कि आप अपनी सैचुरेशन मॉनिटर करते रहे, द रीजन इज एब्सोल्युटली दिस हैप्पी हाइपोक्सिया, जो कि ये कोविड-19 के पेशेंट्स में काफी कॉमन है। इसका एक कारण ये भी है कि कोविड क्लॉटिंग करने की प्रवृत्ति ब्लड में बढ़ाती है, और जब ये परफ्यूजन लंग में कम होता है, यानी कि खून का दौरा लंग में कम होता है, तो हमारी ऑक्सीजन पूरी तरीके से वहां पे ट्रांसफर नहीं कर पाती। लेकिन इसी के साथ ये देखा गया है, कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं हमारी बॉडी में, अगर ऑक्सीजन लेवल्स कम होती है तो सांस भी हमारी गहरी और लंबी उठती है, लेकिन कोविड में ये रिफ्लेक्सेस जो है वो सप्रेस्ड होते हैं, इसी के कारण हैप्पी हाइपोक्सिया होता है, यानी कि आपकी ऑक्सीजन लेवल्स कम चलती जाती है और बॉडी उसको
किसी हद तक टॉलरेट करती जाती है, यानी कि आप हैप्पीली अपने जो लो ऑक्सीजन को है वो टॉलरेट कर रहे हैं, और दिस कैन बी डेंजरस। तो यदि आप नहीं जानेंगे कि आपकी SpO2 लेवल्स क्या है, these can fall to dangerously low levels which is below 85 और 80, जहाँ पे कि हमारा जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है वो डेंजरसली लो होता है और आपके ब्रेन को ये क्षति पहुंचा सकता है। इसी को जानने के लिए हम ये रेकमेंड करते हैं कि आप अपनी ऑक्सीजन हर 4 से 6 घंटे में दिन में देखते रहें, और रात को 2 बार देख सकते हैं, क्योंकि बार बार आप उठ नहीं सकते ऑक्सीजन देखने के लिए, और रात को बॉडी भी थोड़ी ठंडी होती है। तो सडनली जब पेशेंट उठते हैं, अपनी उंगली पे, ठंडी उंगली पे प्रोब लगाते हैं, देखते हैं कि हमारी सैचुरेशन 85 है, इस चीज में बहुत घबराना नहीं है। आपको कंसिस्टेंटली थोड़े 1-2 मिनट के लिए उस प्रोब को उंगली पे लगाए रखना है, और ये देखना है कि कंसिस्टेंटली लो लेवल्स तो नहीं आ रहे हैं। हैप्पी हाइपोक्सिया के ट्रीटमेंट में भी, जैसे मैंने बताया, पेट के बल या फिर फेस के बल लेटने से काफी फायदा होता है। अगेन इसमें ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, स्पेशली ब्लड थिनर्स का रोल है यहाँ पे। जैसे मैंने बताया कि जब खून का दौरा, जो गाढ़ा खून होता है उसका दौरा कम होता है, तो ब्लड थिनर्स यहाँ पे काफी हेल्प करते हैं। तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से या अपने डॉक्टर से संपर्क करें, वो आपको गाइड करेंगे कि कौन सी क्रिटिकल वैल्यू है जिसके ऊपर आपको ऑक्सीजन शुरू करनी चाहिए और एडिशनल मेडिकेशन लेनी चाहिए। राइट, वन मोर क्वेश्चन, एक नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन में आपसे। एक्चुअली एक तो सवाल ये है कि जैसे कई लोग RT-PCR बार बार कराते हैं, एक बार पॉजिटिव आ गया और उसके बाद वो ये कराते हैं कि कब नेगेटिव आ रहा है, तो क्या उसकी एक रेलेवेंस है? क्या वो ये बताएगा उनको कि कब वो वायरस शेड करना बंद कर दिया है उन्होंने? यहाँ पे स्पेशली ये बिल्कुल ही इरेलीवेंट है, स्पेशली वो केसेस में जो कि घर में रिक्यूपरेट कर रहे हैं, जो घर में ठीक हो रहे हैं। माइल्ड केसेस में दोबारा टेस्ट कराने का कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि CDC के मुताबिक जब हमें 3 दिन तक बुखार नहीं आता है बिना पैरासिटामोल के, तो हमारी इन्फेक्टिविटी लेवल्स जो गले में वायरस की होती हैं वो काफी कम हो जाती है, वो दूसरे इंसान को क्षति नहीं पहुंचा सकती। और दूसरी चीज, इसीलिए ये जो हमारा आइसोलेशन का पीरियड है, CDC ने माइल्ड केसेस में इसको 10 दिन का रखा हुआ है। हमने इंडिया की गाइडलाइंस के हिसाब से एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने के लिए ये गाइडलाइन 17 दिन का रखा हुआ है, जो कि आप गिनते हैं आपके पहले सिम्टम से। तो यदि आप माइल्ड केस हैं, इवन इफ यू टेस्ट पॉजिटिव एट द एंड ऑफ 17 डेज, दिस वायरस मे नॉट बी अ वायबल वायरस, यानी कि इसमें रिप्रोडक्शन की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है और ये ट्रांसमिसिबल नहीं होता है, दूसरे इंसान को इससे डिजीज नहीं हो सकती है। ऐसे क्रिटिकल मौके पे जब देश में इतने सारे केसेस हो रहे हैं, तो आप इस वजह से क्षति भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि लैब्स इतनी ओवरवेल्म्ड है ये टेस्ट के लिए, जिन्हें इस टेस्ट की जरूरत है वो टेस्ट नहीं करा पाएंगे अगर आप बार बार अपना RT-PCR चेक करते जा रहे हैं। रहा सवाल उन लोगों का जो इनिशियली टेस्ट नेगेटिव आते हैं लेकिन सिम्टम्स उनमें सब इसी तरीके के होते हैं, तो वो अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि उन्हें दोबारा टेस्टिंग की जरूरत है या फिर CT स्कैन कराने की जरूरत है कि कुछ और बीमारी तो नहीं हो रही है। दुनिया में कोविड-19 से पहले काफी ज्यादा बीमारियां थी। इस कोविड-19 की जो लहर ये जो आई है, इससे हम जो बेसिक बीमारियां हैं, हम स्पेशली डॉक्टर्स को और पेशेंट्स को ये नहीं भूलना चाहिए कि कोई और भी बीमारी हो सकती है जो सिमिलर सिम्टम्स कॉज कर सकती है। इनमें से आपके इन्फ्लुएंजा और फिर COPD एक्सरसर्बेशंस, ये सब हैं। तो बार बार टेस्टिंग करने का कोई फायदा नहीं, ये लैब्स को ओवरवेल्म करती है, जिसको जरूरत है वो टेस्टिंग नहीं करा पाते हैं और आपको फॉल्स इंफॉर्मेशन मिलता है, इससे आपको कोई फायदा नहीं होता। राइट, अनदर क्वेश्चन वुड बी कि वैक्सीन जो है, कई लोग ना वैक्सीन से डर रहे हैं, उनको एक तो कहीं र्यूमर्स चल रहे हैं कि वैक्सीन की वजह से किसी को कोविड-19 हो रहा है, या वैक्सीन से नुकसान हो रहा है, या ये वैक्सीन ठीक है, या XYZ वैक्सीन ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन पीपल्स माइंड कि पहली बात तो वैक्सीन करानी चाहिए, दूसरी बात कौन सी वाली वैक्सीन चूज करनी है, स्पेशली अब फर्स्ट में से तो और भी वैक्सीन शायद मार्केट में आ जाएंगी, सो व्हिच वन टू चूज? सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? वैक्सीनेशन करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमें वैक्सीनेशन जरूर करानी चाहिए। ये जो लोगों के मन में डर बैठ गया है कि वैक्सीनेशन के बाद ही उनको कोविड हो रहा है, ऐसा सही नहीं है।
हमने जो केसेस देखे हैं अभी वैक्सीनेशन के तुरंत 5 दिन के बाद, यानी कि जो कि इंक्यूबेशन पीरियड होता है डिजीज का, कई ऐसे लोग हैं जो घरों से पहले बाहर नहीं निकलते थे, तो वो अब घरों से बाहर निकल रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए। इन द प्रोसेस वो कहीं किसी से इन्फेक्ट हुए और उनको जो है नेचुरली ये डिजीज हुई, लेकिन ऐसा लगा क्योंकि कोइंसिडेंस थी, वैक्सीन भी लगा तो उन्हें ऐसा लगा कि वो वैक्सीन की वजह से इन्फेक्ट हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो वैक्सीन जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिनमें से मास्क पहनना, शारीरिक दूरी बनाए रखना और अपने हाथ अच्छे से धोना, ये तब भी वैलिड रहता है जब आप अपनी वैक्सीन लगा लेते हैं। दूसरी चीज, वैक्सीन लगाने का ये मतलब नहीं कि आप इससे 100% जो है प्रूफ हो गए हैं इस डिजीज से, कि आपको कोई ये डिजीज कभी हो ही नहीं सकती। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जितनी भी वैक्सीन हमारे पास है उनमें से बहुत बहुत कम ऐसी डिजीजेस हैं जिनके लिए की एफिकेसी, यानी कि डिजीज की क्षमता, अगर 100 लोगों को लिया जाए उनमें से 100 के 100 को डिजीज होगी, 50 को होगी, 70 को होगी। ये डिफरेंट वैक्सीन के लिए डिफरेंट है। मीजल्स एक ऐसी वैक्सीन है जो कि काफी इफेक्टिव है, 98 to 100% इफेक्टिव होती है, लेकिन जितने भी हमारे रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं उनकी जो एफिकेसी होती है वो 60-70% से ऊपर नहीं होती है। ये चीज इन्फ्लुएंजा के लिए भी सच है कि अगर 100 लोगों को लिया जाए तो 70 केसेस में ही जो है डिजीज प्रिवेंशन होता है। 30 ऐसे लोग हैं जो कि ससेप्टेबल होते हैं डिजीज को। ये काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जिनके बारे में अभी बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि उन 30 लोगों में जिन्हें वैक्सीन लगी है कोविड-19 की, जो कि इफेक्टिविटी हमारी जो थी वैक्सीन की 70% थी, ये जानना जरूरी है कि वो उनकी सीवियरिटी ऑफ डिजीज कम हो जाएगी। यानी कि अगर उनको पहले डायरेक्टली उनकी ऑक्सीजन लेवल्स 85 से कम हो जाती और उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती, ये चीज जरूर कम करती है वैक्सीन, क्योंकि वो हमारे बॉडी में एक लेवल ऑफ इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है जिससे कि हम इन वायरसेस से लड़ते हैं। तो प्लीज वैक्सीनेशन जरूर लगाएं। रहा सवाल कौन सी वैक्सीन चूज करें, इस समय ये ना सोचे कि मुझे कौन सी वैक्सीन लगानी चाहिए। जो नियरेस्ट सेंटर है आपके यहाँ, स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड-19 सर्ज ऑफ केसेस, अगर आपके नजदीकी जो सेंटर है वो नॉन कोविड सेंटर्स हैं, तो प्रेफरेंशली वहां पे जाके आप अपनी वैक्सीनेशन कराएं और शारीरिक दूरी बनाए रखें। तो किस तरह की वैक्सीन लग रही है, ये कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है, इसको लेके बहुत ज्यादा मत सोचिए। और अगर आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी या फिर किडनी की बीमारी है तो आपको ये वैक्सीन जरूर लगानी चाहिए। राइट। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर विनीत, एंड ये क्वेश्चन है कि जो लॉन्ग कोविड फॉलोअर्स हैं या जो लॉन्ग कोविड सिंड्रोम्स हैं, सो कितने % केसेस में आपको लगता है कि कोविड 15 दिन में नहीं खत्म हो रहा है और 3 या 4 महीने तक उनको फटीग हो रहा है या थकान हो रही है या नींद की कोई प्रॉब्लम है, उनमें से कितने पेशेंट्स आप ऐसे देखिए और उनको क्या करना चाहिए? जी, जो लॉन्ग कोविड है, यानी कि डिजीज के 4 से 6 हफ्ते के खत्म होने के बाद भी आप में कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जैसे कि फटीग, जैसे डॉक्टर श्वेता ने बताया, इन एडिशन सांस का फूलना, कफ का परसिस्टेंट होना या फिर अपने कामकाज में ध्यान ना आना, ये चीजें अगर 6 हफ्ते से आपको फर्स्ट इन्फेक्शन की सिम्टम से परसिस्ट करती है तो उसे लॉन्ग कोविड कहा जाता है। इसमें से कितने परसेंटेज ऑफ जो कोविड अफेक्टेड पीपल, जो पर्सन्स होते हैं, कितने परसेंटेज को लॉन्ग कोविड होता है, एग्जैक्ट फिगर बताना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरा अंदेशा है कि जो मॉडरेट और सीवियर केसेस होते हैं, जो कि 30% होते हैं, क्योंकि 70% केसेस जो होते हैं वो माइल्ड होते हैं, तो 30% जो मॉडरेट टू सीवियर केसेस होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत स्पेशली पड़ती है और जो लोगों को आईसीयू की जरूरत पड़ती है, उनमें लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि 30 के 30% को लॉन्ग कोविड होगा, लेकिन हाँ, ये लोग काफी ससेप्टेबल होते हैं लॉन्ग कोविड के। और जिन लोगों को ऑक्सीजन लगी थी, जिनके सीटी स्कैन में दाग आए थे, स्पेशली अगर वो स्कोरिंग 14 से ऊपर थी, CTSS जिसको कहते हैं, अगर आपकी स्कोरिंग 14 से ऊपर थी और आपके स्टीरॉइड्स थोड़े लंबे नहीं दिए गए थे, तो लॉन्ग कोविड के फीचर्स आना, जिसमें की परसिस्टेंस ऑफ खांसी है और persistence of breathing difficulty है, a lot of fatigue, not able to concentrate on your work, not able to bear exercise,
ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं। तो इसके लिए अपने आप को आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और उनसे जान सकते हैं कि क्या कॉजेस है। इनमें जो टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी उसमें हमें ये भी रूल आउट करना चाहिए कि कार्डियक कोई इश्यूज तो नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कोविड जो होता है उसमें खून काफ़ी गाढ़ा होता है और क्लॉट्स बनने के चांसेस रहते हैं। तो कई बार हम इन लोगों में 6 हफ्ते के बाद डी डाइमर कराते हैं। डी डाइमर से हमें पता लगता है कि खून अगर ज़्यादा गाढ़ा है तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में कोई क्लॉट्स तो नहीं बन रहे, हार्ट के अराउंड कोई क्लॉट्स तो नहीं बन रहे। उन केसेस में स्पेशली कंट्रास्ट, एक स्पेशल तरीके के कंट्रास्ट सीटी की ज़रूरत पड़ सकती है। इन एडिशन कुछ लोगों में हार्ट की पंपिंग कम होती है जिसको कि मायोकार्डाइटिस कहा जाता है, और ये इजीली रूल आउट कर सकते हैं हम इको करके। इको जो होता है वो हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है और आसानी से ये कराया जा सकता है, काफी नॉन इन्वेसिव टेस्ट होता है। एक और टेस्ट जिसको हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं, ये आपकी जो सांस फूल रही है, ये वेदर दिस इज ड्यू टू हाइपर रिएक्टिव एयरवे जिसमें कि इनहेलर्स का रोल होता है, ये पीएफटी करके जरूर हम जान सकते हैं। और ये भी हमें जानना चाहिए कि अगर किसी को फाइब्रोसिस हो जाती है, यानी कि लंग के जो दाग हुए थे, इनको जो ओपेसिटीज हुई थी, अगर वो फाइब्रोसिस यानी कि स्कारिंग में कन्वर्ट होती है तो ये कई बार हमें जो है पीएफटी में कैच होती है, सीटी स्कैन, फॉलो अप सीटी स्कैन में कैच होती है। इनके लिए कई केसेस में हम ऑन केस टू केस बेसिस एंटीफाइब्रोटिक एजेंट्स जो स्पेशल तरीके की दवा होती है वो यूज करते हैं। राइट। there is one question Mr. Saurabh, he is asking कि पहला वैक्सीन का डोज लग गया है और वैक्सीन के फर्स्ट डोज के बाद उनको कोविड हो गया या किसी को कोविड हो गया, तो सेकंड डोज वैक्सीन का लेना है या नहीं लेना है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और इसका जवाब इतना आसान नहीं है। उन्हें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, यहाँ पे एक नॉलेज गैप है। इसकी स्टडीज अभी भी हो रही हैं लॉन्ग टर्म, और बहुत सारे लोगों पे जब ये स्टडी होगी कि जिन्होंने नहीं लिया था उनकी इम्यूनिटी कितनी थी एज कंपेयर टू जिन्होंने लिया था 2 डोजेज और उनको इन्फेक्शन हुआ भी था, जब इन लोगों को कंपेयर किया जाएगा तो हमारे पास एक कंक्लूसिव आंसर होगा। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के लिए जो हमारे पास गाइडलाइंस हैं, सीडीसी कहते हैं कि आप 2 हफ्ते के बाद, जब आप ग्रस्त हुए थे कोविड-19 से, जब फर्स्ट सिम्टम से 2 हफ्ते के बाद आप अपनी दूसरी डोज ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी कॉशियस रहती हूँ क्योंकि कोविड एक ऐसी डिजीज है जिसको ठीक होने में ही 3-4 हफ्ते लग जाते हैं। तो मैं ये फॉलो करती हूँ कि 90 दिन के बाद, चाहे आपकी फर्स्ट डोज के बाद कोविड हुई थी या फिर दूसरे डोज के बाद कोविड होती है, तो 90 दिन तक कोई ऐसी वैक्सीन ना ले और अपनी बॉडी को थोड़ा समय दे रिक्यूपरेट करने के लिए। इन एडिशन हमें कितने बूस्टर लगाने चाहिए, ये बूस्टर 6 महीने में लगाने चाहिए, 1 साल में या 2 साल में या कभी नहीं, इन सब चीज़ों की स्टडीज अभी भी हो रही हैं और हमारे पास इस चीज़ का आंसर अभी क्लियर कट नहीं है। तो 90 दिन जब से आपको सिम्टम हुआ था तब उसके बाद आप ये वैक्सीन लगा सकते हैं। राइट, थैंक यू डॉक्टर विनी। आई थिंक देयर आर नो मोर क्वेश्चंस एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम। किसी ने अभी रखा है, अच्छा, आई थिंक यू जस्ट वांट टू थैंक यू अगेन। सो यू कुड स्पेयर द टाइम एंड हमारे बहुत सारे सवालों का आपने जवाब दिए। किसी को भी कोई भी सवाल है इसके बाद में भी, तो अभी ये सारे जितने भी वीडियोस हैं बना रहे हैं यूट्यूब पे, उनको कमेंट सेक्शन में डालिए। नहीं तो आप डॉक्टर विनी को अपोलो हॉस्पिटल में कांटेक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी डाउट, फर्दर डाउट। Thank you so much, and I suppose with this, if there are no further questions, I would take everybody's leave, and I hope everybody gets well soon, and we get over this pandemic very, very soon. Thank you so much. Thanks a lot for calling me. Thanks.